देखिए बेटा, कल कल आप लोगों को पता है कि हमने जो है अल्केन की जो है प्रिपरेशन पढ़ ली थी। आज हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? फिज़िकल जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं अल्केन की। तो अल्केन की जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बुक पे आप देख सकते हैं, बोर्ड पे अगर नहीं नज़र आ रहा, 145 पेज पे, 145 पेज ऑफ पीटीबी पंजाब का आप बुक खोल लें, 145 पेज पे जाके देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। द अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स। अल्केन के बाद अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस। अल्केन की जो है कंटेनिंग 4 शुरू वाले जो कार्बन 4 एटम्स है वो होते हैं कलरलेस, ऑडरलेस गैसेज। वो जो है गैसेज होती हैं, वो शुरू वाले 4 जो अल्केन कार्बन एटम होते हैं वो गैसेज होती हैं, वो कलरलेस होती हैं, ऑडरलेस होती हैं। वाइल द पेंटेन टू हेप्टाडिकेन, वाइल द पेंटेन टू हेप्टाडिकेन मतलब जो है पेंटेन कार्बन 5 से कार्बन 7 तक आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड से। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड से। द हायर मेंबर्स फ्रॉम ऑनवर्ड्स, द हायर मेंबर्स ऑफ फ्रॉम ऑनवर्ड्स, the higher members of carbon 18, the higher members from carbon 18 onwards are waxy solids। कार्बन 18 से लेकर आगे जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? वैक्सी सॉलिड होते हैं। वेयर वेयर विच आर आल्सो कलरलेस एंड ओडरलेस। तो अल्केन के जो सारे जो अल्केन के जो लिक्विड्स हैं, इसमें जो है मेन पॉइंट यही है कि अल्केन के लिक्विड्स, अल्केन के गैसेज, अल्केन के सॉलिड्स, ये सारे कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी की जो पॉइंट होती है वो है ये है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन जो है नॉन पोलर होते हैं और आर वीकली पोलर, सफ़ा जो बिल्कुल थोड़े जो है वो पोलर होते हैं, पोलर एसिड, पोलर एंड आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। और जो है आपको पता है कि ये नॉन पोलर हैं तो इनसोल्यूबल, पोलर में जो है सोल्यूबल हो ही नहीं सकते, जैसे लाइक वाटर, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे वाटर में जो है ये सोल्यूबल नहीं हो सकते पर ये सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे हमारे पास बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है या ईटीसी। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, वो है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इनकी जो है कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, जिसमें हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आता है। ये इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे उसकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमारे पास मीथेन है, जैसे हमारे पास मीथेन है ग्रेटर देन इथेन, इसे ऐसे जो बढ़ते जाएंगे डिकेन तक, कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? डिकेन तक बढ़ते जाएंगे कार्बन सीटेन। तो मीथेन की जो सॉरी जहाँ मीथेन है, मीथेन नहीं, जैसे हमारे पास इथेन है ना, तो पीछे से जो है इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। जैसे डिकेन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी नोनेन से, नोनेन की जो है हाई होगी वो होगी ऑक्टेन से, क्योंकि जितने कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ये आप पॉइंट नोट कर लें, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। वेयर एज अ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि सोल्यूबिलिटी वहाँ पे क्या होती है? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। कार्बन आइटम बढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वहाँ उतनी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगी 20 से 30 सेंटीग्रेड तक, तो फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। 20 to 30 सेंटीग्रेड तक अगर हमारी बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। हमारे पास मीथेन है, मीथेन में क्या हुआ? मीथेन में हमारे पास पता है, आपको पता है CH4 है मीथेन। अगर मीथेन की जो हमारे पास जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काम पे पहुँच, बॉइलिंग पॉइंट हमारी मीथेन की आपको पता है कि 20 to 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। तो पहुंचने के बाद क्या होगा? इसमें जो है CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6।
ये हमारे पास बन गया इथेन। इथेन की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, जब इथेन की जब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जब 20 और 30 तक पहुंचेगी, 20 से लेकर, तो वहाँ पे एडिशन होगी CH2 की। तो ये बन जाएगा C3, ये बन जाएगा पेंटेन, C3H10। ये पेंटेन ही प्रोपेन, ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ऐसे होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जब तक इंक्रीज होगी तो 20 से 30 तक जब हमारा सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा तो हमारे पास CH2 की एडिशन होगी। द चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन। दे अल्केन sorry the boiling point of alkanes having branched chain structure, the boiling point of alkanes having branched chain structure are lower than the isomeric normal chain structure। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक देखें, एक जो है हमारे पास स्ट्रेट चेन है और दूसरी हमारे पास ब्रांच्ड है। तो जो हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगी किससे, ब्रांच दे। तो स्ट्रेट चेन की हमारे पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किससे ग्रेटर देन होगी, ब्रांच से होगी। तो एग्जाम एन ब्यूटेन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट -50 सेंटीग्रेड देन आइसोब्यूटेन -11। तो माइनस में आपको पता है जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो एन ब्यूटेन आपको पता है क्या है, एन ब्यूटेन यहाँ पे मैंने बना दिया है। वहाँ एन ब्यूटेन क्या है, एन ब्यूटेन जो स्ट्रेट चेन है इसकी -50 -50 का मतलब क्या है, मतलब -5 ही आप ले रहे हैं। -5 और ग्रेटर देन होगा -11 से, क्योंकि जितनी वैल्यू माइनस में होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। तो देन आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आप देख सकते हैं ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन की कितनी है, -11.7 सेंटीग्रेड है। तो माइनस में जो वैल्यू कम होगी वो बड़ी होगी। तो एन ब्यूटेन की वैल्यू ज़्यादा है किससे, आइसोब्यूटेन से। चौथी नंबर पॉइंट आती है, लास्ट पॉइंट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, वो है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है अल्केन की वो क्या होती है, आल्सो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से इंक्रीज जब करेंगे तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी अल्केन की। बट द इंक्रीज इन नॉट रेगुलर, ये इंक्रीज जो है रेगुलर नहीं होती, कहीं पे कम भी होती है, सही है। अब हमारे पास आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। तो अल्केन आपको पता है अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। तो अल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन। तो रिएक्टिविटी पे आते हैं। अब हमारे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन आपको पता है क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्केन का जो दूसरा नाम है वो है पैराफिन, वो है पैराफिन्स। तो पैरा का मतलब है लो, पैरा का मतलब है लो और फिन्स का मतलब है रिएक्टिविटी। बुक में लिखा हुआ है कि पैरा का मतलब है, पैरा जो है लैटिन वर्ड से आया है पैरम से, जिसका मतलब है, बुक में लिखा हुआ है लिटिल, और अफिन का मतलब है अफिनिटी। अफिनिटी ही जो है वो रिएक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की जो रिएक्टिविटी लो होती है, ये क्या होते हैं, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनर्ट होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो बुक में लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं आपको। ऑर्डिनरी जब हमारे पास टेम्परेचर होता है तो ये क्या होते हैं, इनर्ट्स होते हैं टूवर्ड्स। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये क्या बनाते हैं, ये आपको पता है, ये एसिड्स, अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप समझ लें कि जो है ये ऑर्डिनरी हमारे पास जब टेम्परेचर होता है तो इस टाइप का ये जो है बिहेवियर करते हैं। किस टाइप का बिहेवियर करते हैं, ये इस टाइप का क्या है बिहेवियर करते हैं कि एसिड हो, एसिड, अल्कलीज और जो है एसिड हमारे पास है। तो जो हमारे पास लो रिएक्टिविटी है, तो ऑर्डिनरी के टेम्परेचर पे जो अल्केन जो है बिहेव करते हैं एसिड तौर, अल्कलीज तौर और एक्सीडाइज और रिड्यूस टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल जो है सुइटेबल टेम्परेचर है,
सुइटेबल हमारे पास अगर टेम्परेचर है, अगर हमारे पास जो है सुइटेबल टेम्परेचर है, तो अल्केन दो टाइप के रिएक्शन देता है। तो अल्केन जो है हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन देता है, एक देता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। तो जब हमारे पास सुइटेबल टेम्परेचर होता है, तो अल्केन जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन और जो है थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। ये कुछ पॉइंट्स है, और भी कुछ पॉइंट्स बुक में लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लेना, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हम आ रहे हैं रिएक्शन पे। इसके बाद हम अल्केन का जो है अल्केन के रिएक्शन पे आते हैं। अब हम आ रहे हैं रिएक्शन पे, आपको पता है। तो रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है कंबंशन। कौन सा रिएक्शन आता है? कंबस्शन रिएक्शन आता है। कंबस्शन रिएक्शन जो हमारे पास आता है, तो कंबस्शन रिएक्शन में आपको पता है क्या रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो है वाटर इसमें जो है रिमूव होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है वो देखें हम। तो यहाँ पे जो है मैं मीथेन गैस ले रहा हूँ। मीथेन जो है यहाँ पे मैं जो है मीथेन गैस ले रहा हूँ, उसको जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता हूँ। उसके साथ जो है मैं क्या ले रहा हूँ, उसके साथ ले रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का गैस। उसको जो है मैं जब हीट दूंगा, जब मैंने इसको जो है हीट दी, जब मैंने जो है इसे हीट दी, हीट देने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस की फॉर्म में, से कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस की फॉर्म में, और जो है वाटर मिला। और मुझे क्या मिला? वाटर मिला। और उसके साथ हमें मुझे क्या मिली? हीट मिली 891 किलो जूल पर मोल। 891 किलो जूल पर मोल। ये जो है ये कंबशन रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? इसमें हीट रिमूव होती है, तो उससे हम कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन हमारे पास जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और उसे जो है शुरुआत होने के लिए जो है हाई टेम्परेचर विथ फ्लेम ऑफ अ स्पार्क for initiation for initiate it require high temperature and spark of flame। तो जब कंबशन रिएक्शन करते हैं उसमें जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिमूव होती है, और इसके लिए हमें जो है हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और क्या होता है? हाई टेम्परेचर की जो ज़रूरत होती है, फ्लेम ऑफ स्पार्क। इसके बाद जो है हमारे पास रिएक्शन आता है, वो आता है ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैं देता हूँ 3 मोल लेता हूँ, किसके? मीथेन गैस के। 3 मोल मैं ले रहा हूँ मीथेन गैस के। उसके बाद जो है 4 मोल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ले रहा हूँ। सही है। और उसे जब मैं फ्लेम दूंगा, तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा प्लस जो है 6 मोल वाटर के रिलीज होंगे, 6 मोल जो है वाटर के रिलीज होंगे, और एक कार्बन गैस सिर्फ जो है सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगी, कार्बन गैस सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगी, ये आपको याद करना है। उसके बाद जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन करना है मगर जो है कुछ कैटेलिस्ट यूज़ करके, जिसमें हमारे पास बुक में जो है कॉपर है, जिसका मैं जो है आपको एक रिएक्शन लिखा देता हूँ, जिसमें हम जो है सेम मीथेन गैस लेते हैं, सेम जो है मीथेन गैस ले रहा हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन, और उसमें कैटलिस्ट में जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कॉपर। कैटलिस्ट मैंने ले लिया, कॉपर ले लिया, 400 सेंटीग्रेड, 400 सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेयर पे। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा मुझे, इधर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर निकलेगा और एक ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे ये बन गया CH3 मिथाइल, और वहाँ पे ऑक्सीजन लगा तो बन गया OH, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम जो है एक दूसरा तरीका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम यूज़ करते हैं एक दूसरे तरीके में, जिसमें हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियली तौर यूज़ करते हैं इसे। उसमें हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं हायर फैटी एसिड को, इसको हम क्या करते हैं प्रिपेयर करें हायर एसिड यूज्ड इन सौर एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। हम प्रिपेयर करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की मदद से हायर फैटी एसिड को, क्योंकि हमें यूज़ करना होता है ऐसे यूज्ड इन सौर और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में, ऑयल इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में। तो ये हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट रिएक्शन रहता है, वो है नाइट्रेशन। तो हम आते हैं नाइट्रेशन पे, आप देखें नाइट्रेशन जो है STP में हमें किया हुआ है, जिसमें हम जो है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, आपको याद होगा बिल्कुल, जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप लेते हैं, और जिसमें जो है मैं ले रहा हूँ सेम मीथेन गैस प्लस HNO3। नाइट्रेशन हम जो है STP में करते हैं जो है वो हम करते हैं, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप लेके, और इसको जो HNO3 को जब मैं 450 सेंटीग्रेड पे जब इसे मैं जब हीट दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोमीथेन प्लस वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन, इसमें अब देखें यहाँ से एक H ग्रुप निकलेगा, सही है, एक H ग्रुप इधर से निकलेगा, एक H और O इधर से निकलेगा, तो ये बनाएगा जाके यहाँ पे वाटर। अब आपको पता है यहाँ पे H यहाँ से निकल गया, एक और इधर बच गया NO2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा मिथाइल, मिथाइल के साथ क्या लग जाएगा NO2, तो ये बन गया नाइट्रोमीथेन। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया नाइट्रोमीथेन। और नाइट्रोमीथेन, ये मीथेन किसको आपको पता है, मीथेन जो है अल्काइल रेडिकल किसका है, ये है अल्केन का। तो नाइट्रो अल्केन्स जो है ये मेन पॉइंट है, आप जो है लिख लें कि नाइट्रो अल्केन्स हमारे पास जो होते हैं ना, नाइट्रो अल्केन्स को हम यूज करते हैं एज फ्यूल, नाइट्रो अल्केन को हम जो है यूज एज अ फ्यूल सॉल्वेंट तौर भी यूज करते हैं, ये जो है मेन पॉइंट है, याद करना है। और क्या और किस में करते हैं, एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज करते हैं ऐसे हम। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी हमें से यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आपको पता है हमारे पास
नाइट्रेशन का रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में आपको करवाता हूँ। हेलोजिनेशन के बाद हमारे पास जो है अल्केन के रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे अल्कीन पे। तो लास्ट इसका है वो है हेलोजिनेशन। तो आप देखिए हेलोजिनेशन में 3 स्टेप होते हैं, वो आपको लाजमी देखने हैं। तो अब बेटा आप देख लें। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ हेलोजिन। हेलोजन की फॉर्मेशन। तो जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, मतलब वाटर का एडिशन ऑफ वाटर। तो हेलोजिनेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलोजिनेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। तो देखें बेटा, हम हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन में मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन नहीं, सॉरी, एडिशन ऑफ हेलोजन को हम जो है हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है? अल्केन अल्केन रिएक्ट विथ हेलाइड। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि अल्केन जो है रिएक्ट विथ हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ जो है सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे पास होती है। सही है। तो अल्केन जो है ये सिर्फ हेलोजिन, जो हेलोजिनेशन किस में नहीं होती, ये हेलोजिन को सिर्फ फ्लोरीन में नहीं होती बस, और सारों में होती है। सही है। अल्ट्रावायलेट एट हाई टेम्परेचर, एट जो है हमारे पास हाई टेम्परेचर, इसमें रिजल्टिंग क्या, एट हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग एट हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव सक्सेसिव replace successive replacement of hydrogen atoms successful replacement of hydrogen atoms with halogen is called हेलोजिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? जिसमें हम रिप्लेसमेंट कब करते हैं हेलोजन एटम की, किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करते हैं कैसे? हेलोजन एटम से। ये सिर्फ ये उससे करते हैं। और इसमें आपको मैंने बताया था कि हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं कहते, फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव है, और दूसरा जो है आयोडीन। आयोडीन के साथ भी हम रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडीन जो है वो डायरेक्टली सुइटेबल नहीं है ऐसे, क्योंकि वो बहुत ही स्लो है एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है हेलोजन की? किस पे आते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है आपको पता है? फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये इसकी जो है रिएक्टिविटी है। इसके जो है 3 टाइप्स है। कौन से 3 टाइप्स है? एक है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इट डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास इनिशिएशन। दूसरा है हमारे पास प्रोपेगेशन। तीसरा है हमारे पास टर्मिनेशन।
दूसरा है हमारे पास क्या, टर्मिनेशन। तो ये 3 टाइप है। अब इन तीनों टाइप को जो है हम परफॉर्म करते हैं। सिंध में तो लिखे हुए हैं कि हेलोजिनेशन के 2 टाइप होते हैं, एक एक जो है चेन में होता है, दूसरा जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन क्या होता है, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो ये तीनों टाइप जो है मैं एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, इसमें हम करते हैं फ्री रेडिकल, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, तो इसमें हम जो है मॉलिक्यूल लेते हैं, वो के लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को जो है अल्ट्रावायलेट से जो है वो हम क्या करेंगे, अल्ट्रा वायोलेट लाइट से जो है हम ऐसे तोड़ेंगे। तो जब हमारे पास ओड में हो, जब हमारे पास कोई भी एटम अगर ओड में हो, ओड में हो तो हम उससे, अगर किस में हो, ओड में हो तो हम उसकी करेंगे होमोलाइसिस। ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद करने में। अगर ओड में हो तो करेंगे होमोलाइसिस, अगर हमारे पास हो इवन में तो उसे करेंगे हेटेरोलाइसिस। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़े। अब हम क्लोरीन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरीन के जो है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे ऐसे। अब आपको आप देखें कि ये जो है ओड में है, क्योंकि ओड में से है, क्योंकि इवन में है, बदी नंबर में है ही नहीं। ये देखें इसके पास जो 7 है, इसके बाद भी 7 है, तो इसकी हम करेंगे, ओड है तो इसकी क्या करेंगे, होमोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, होमोलाइसिस करेंगे, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। यहाँ से ब्रेक करने के बाद हमारे, आपको पता है कि क्लोरीन का क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो ये है फ्री, क्लोरीन का क्या बन गया, फ्री रेडिकल। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसे हम स्टेप 1 है ये, इसे हम कहते हैं इनिशिएशन। क्या इसे हम कहते हैं, जब ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है स्टेप 1, इसे हम कहते हैं कि स्टेप 1, जिसमें हम जो है क्लोरीन के डायटोमिक फॉर्म को जो है तोड़ते हैं होमोलाइसिस से, और उसे हम क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारे पास आपको पता है क्या है, वो है प्रोपेगेशन। तो स्टेप 2 पे हम आते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, वो है प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन क्या होती है वो आप देखें। देखिए बेटा, हम प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे, तो प्रोपेगेशन में आप देखें, प्रोपेगेशन में हमारे पास हम जो लेते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो उसमें हम लेते हैं मीथेन को। उसमें हम क्या लेते हैं, मीथेन को लेते हैं। मीथेन में हम जो है एक जो है, हम यहाँ से एक फ्री रेडिकल किसका लेते हैं, क्लोरीन का लेते हैं। ये मैंने एक फ्री रेडिकल ले लिया, किसका, क्लोरीन का ले लिया फ्री रेडिकल। तो जब यहाँ से, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ वो यहाँ आ जाएगा, वो किस पे आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इधर, इधर बन जाएगा एक हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गया, प्लस में ये हाइड्रोजन इधर चला गया, तो ये बन गया HCl। तो हमारे पास क्या बन गया, मीथेन का भी फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, मीथेन का भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। तो मीथेन का जो फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मीथेन का जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको जो हम जो है क्लोरीन को, जो है क्लोरीन के मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन करवाएंगे, तभी जाके ये क्या होगा, ये अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। अब ये क्लोरीन यहाँ से जो है, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा इधर, और एक क्लोरीन का जो है दूसरा जो है फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये ऐसे होगा। तो ये यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया हमारे पास क्लोरीन, प्लस हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन का एक फिर से एक रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो है क्लोरीन का एक रेडिकल बना है, वो फिर से क्या करेगा, इस पे आके अटैक करेगा, इस पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो, ये आ गया कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बन गया क्लोरीन,
प्लस जो है इसका जो है रेडिकल। अब ये क्लोरीन किस पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन प्लस क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, प्लस में हमारे पास बन जाएगा HCl। तो ये जो बन गया ये फिर से एक फ्री रेडिकल बन गया मिथाइल का। फिर से इसको जो है यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल। यहाँ से फिर जो है हम मालिक्यूल लेंगे क्लोरीन का। अब यहाँ पे जो है ये मालिक्यूल, यहाँ पे जो एक मालिक्यूल क्लोरीन का है, सॉरी यहाँ पे Cl में लगाना भूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, गलती कर दी मैंने, कार्बन नहीं क्लोरीन, सॉरी। तो ये क्लोरीन यहाँ पे आके इधर लगेगा, इधर लगेगा तो ये फिर से बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ गया क्लोरीन, ये आ गया हमारे पास क्लोरीन। प्लस में क्या बच गया, प्लस में हमारे पास फिर से जो है क्लोरीन का जो है रेडिकल बच गया, सॉरी HCl बना। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बना, यहाँ पे जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो तो उधर चला गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया ये। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्लोरीन का एक रेडिकल बचता है, तो वो फिर से इस पे जो है रिएक्ट करेगा, इस पे रिएक्ट करेगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हमारे पास क्या बचा, क्लोरीन का रेडिकल बचा। आपको पता है ये वही फिर से कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस पे आके लगेगा। इस पे आके जब लगेगा, किस पे, इस पे आके लगा, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें क्या बन गया, यहाँ पे आके लगा तो ये बन गया, ये यहाँ से इसको निकालेगा तो ये HCl बनाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे बन गया रेडिकल, और प्लस प्लस में हमारे पास बन गया HCl। प्लस में हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास देखें बेटा HCl बन गया, फिर से HCl बन गया, तो ये रेडिकल है, इधर बन गई कार्बन, क्लोरीन, 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 ये रेडिकल बच गया। तो वहाँ से फिर से मैं जो है का मालिक्यूल लूँगा, किसका, क्लोरीन का, सॉरी ये क्लोरीन ले लिया, प्लस में मैंने दूसरा क्लोरीन ले लिया। अब देखिए दूसरा क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पे जो है एक क्लोरीन यहाँ पे आके इस पे लगेगा, इस पे लगेगा तो ये बन जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, आप देखें क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, प्लस में क्या बच गया, हमारे पास जो है क्लोरीन का एक रेडिकल बच गया। तो क्लोरीन का जो हमारे पास एक रेडिकल बचा है, तो यहाँ पे देखें हमने जो है मीथेन से सारे हाइड्रोजन मीथेन के जो रिमूव कर दिए और क्लोरीन लगा दिए, इसे हम हेलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, वो हो गया, कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रोपेगेशन। अब इनका जो है लास्ट स्टेप रहता है वो है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन पे आते हैं। अब आप देखें टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या होता है, यहाँ पे जो मेरे पास ये बना था इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये देख क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, मीथेन के सारे मैंने जो है रिमूव कर दिए। अब क्लोरीन का जो है यहाँ पे रेडिकल बच गए। तो क्लोरीन का जो यहाँ पे मेरे पास रेडिकल बचा है, ये जो है मेरे पास क्लोरीन का यहाँ पे जो मेरे पास एक रेडिकल जो बचा है, ये रेडिकल जो मैंने जो है फ्री रेडिकल किया था, सबसे पहले इनिशिएशन किया था, वहाँ पे एक रेडिकल बचा था। तो ये रेडिकल या ये एक रेडिकल बचा, और वहाँ से जो है हम एक दूसरा रेडिकल लेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का वहाँ से जो हमने इनिशिएट किया, होमोलाइसिस की थी, तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक रेडिकल लिया था। तो वो एक रेडिकल वहाँ पे बचा, तो वो इधर आ गया। तो वो इधर आके क्लोरीन को जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। क्या, रिएक्शंस कंप्लीट हो गए किसके, अल्केन के। और कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं अल्केन की, पंजाब के बुक में लिखी हुई हैं, उस पर आप आ जाए। यूसेज ऑफ मीथेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूजेज ऑफ मीथेन। तो यूजेज ऑफ मीथेन को हम जो है वो हमारे पास लास्ट रहता है। तो यूजेज ऑफ मीथेन पे आते हैं, उसके बाद हम अल्केन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता है हमारे पास जो है लास्ट रहता है वो है यूजेज ऑफ मीथेन। तो यूजेज ऑफ मीथेन, तो मीथेन किस में यूज़ होता है, यूज़ होता है एज अ फ्यूल, फ्यूल तो यूज़ होता है, और इल्यूमिनेटिंग गैस, गैस को जो है दुखाने के लिए हमें जो है वो यूज़ होता है। जैसे हम, आपने देखा होगा लालटीन, लालटीन में जो गैस होती है वो इल्यूमिनेटिंग गैस होती है।
उसे में भी हमारे पास मीथेन यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि फार प्रिपरेशन जैसे हमारे पास जो इल्यूमिनेटिंग गैस किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ताज़ा गैस जो हम घर में जो यूज़ करते हैं गैस, उसे भी हम इल्यूमिनेटेड गैस, ऐसी गैस जो जो जल जाए तो उसे कहते हैं इल्यूमिनेटिंग गैस। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फार प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, अभी मैंने मिथाइल क्लोराइड बनाया। डाइक्लोरोमीथेन भी आपको पता है, क्लोरोफॉर्म भी, और टेट्रा क्लोराइड भी हमने जो है पहले आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में। ये तो और जो ये बनाने के लिए भी हमें मीथेन यूज़ होता है। और फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के तौर भी हमारे पास मीथेन यूज़ होता है, जिसमें हम मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड जो है हाइड्रोजन साइनाइड को भी बनाते हैं, वो भी हम मीथेन के यूज़ में बनाते हैं। और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक तौर भी हमारे पास मीथेन यूज़ होता है, जिसे हम टायर्स में यूज़ करते हैं, पेंटिंग में यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग इंक्स में जब हम कोई प्रिंट करवाते हैं, उसमें जो हमारे पास ब्लैक में चीज़ें लिखी हुई थी वो भी हमारे पास कार्बन ब्लैक उसे कहते हैं। और इसे यूज्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र, और यूरिया फर्टिलाइज़र तौर भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमारा अल्केन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह सुबह हम मिलेंगे अल्कीन में।